आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास की कालक्रम और स्रोत। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत में क्या क्या हुआ होगा? उस समय जब न मोबाइल थे, न इंटरनेट, न अखबार, तब भी हमें यह पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के घरों में रहते थे, उनकी नालियां कैसी थीं, सम्राट अशोक ने किस तरह धर्म का प्रचार किया और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध था। यह सब जानकारी इतिहासकारों ने कई स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर इकट्ठा की है। इतिहास केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान की तरह है, जहां हर बात को साबित करने के लिए सबूत और प्रमाण खोजे जाते हैं। इसीलिए आज हम समझेंगे कि इतिहासकार प्राचीन भारत को समझने के लिए किन तरीकों और स्रोतों का उपयोग करते हैं और कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी क्यों इतनी जरूरी है। इतिहास में कालक्रम का मतलब है घटनाओं का क्रम, यानी क्या पहले हुआ और उसके बाद क्या हुआ। अगर हम यह न समझें कि कौन सी घटना कब घटी, तो इतिहास हमें उलझा और अधूरा लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम यह न जानें कि हड़प्पा सभ्यता पहले थी और वैदिक काल बाद में, तो हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि भारत में सांस्कृतिक बदलाव किस क्रम में आए। इसलिए इतिहासकार समय को खंडों में बांटते हैं और टाइमलाइन बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी फिल्म की कहानी बिना क्रम के देखें तो वह समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही हम उसे शुरुआत से अंत तक देखते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में यह कालक्रम हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरह एक शिकारी और संग्रहकर्ता समाज से शुरू होकर भारत ने नगर सभ्यता, साम्राज्य और फिर ज्ञान विज्ञान के स्वर्ण युग तक का सफर तय किया। अब आइए प्राचीन भारत के कालक्रम को विस्तार से समझें। इसे आमतौर पर कुछ प्रमुख कालों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से पहले का समय, जब लिखित भाषा नहीं थी। इस समय के बारे में हमें गुफाओं की पेंटिंग, पत्थरों के औजार और हड्डियों के अवशेषों से जानकारी मिलती है। लोग शिकार करते थे, जंगलों में फल सब्जी इकट्ठा करते थे और धीरे धीरे उन्होंने आग और साधारण औजार बनाना सीखा। उपऐतिहासिक या प्रोटोहिस्टोरिक काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व। यही वह समय है जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर बताते हैं कि इस समय के लोग पक्की ईंटों के घर बनाते थे, सड़कें और नालियां सुव्यवस्थित थीं और लोग व्यापार में भी सक्रिय थे। वैदिक काल 1500-600 ईसा पूर्व, इसी समय आर्यों का आगमन हुआ। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग अधिकतर घुमंतु थे, गायों को संपत्ति मानते थे और यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। उत्तर वैदिक काल में लोग बसने लगे, कृषि का विकास हुआ और छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। इसके बाद आता है महाजनपद काल 600-321 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब भारत में 16 बड़े राज्य और गणराज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इस समय महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्वों का उदय हुआ, जिनके विचारों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और सम्राट अशोक ने अपने धम्म और प्रशासन से इसे शिखर तक पहुंचाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मौर्य काल 185 ईसा पूर्व 320 ईस्वी आया, जिसमें शुंग, सातवाहन, कुषाण और इंडो ग्रीक जैसी राजवंश आए। इस समय कला, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। फिर आया गुप्त काल 320-550 ईस्वी, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, गणित, साहित्य और व्यापार में जबरदस्त प्रगति हुई। अंत में उत्तरगुप्त या प्रारंभिक मध्यकाल 550-1200 ईस्वी आता है, जिसमें हर्षवर्धन, चालुक्य और पल्लव जैसे शक्तिशाली शासक हुए। इस तरह का कालक्रम हमें केवल घटनाओं का क्रम नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि भारत ने समय के साथ कैसे कैसे बदलाव देखे। हम समझ सकते हैं कि कब शिकारी संग्रहकर्ता समाज था, कब नगर सभ्यताएं बनी, कब धर्म और दर्शन का विकास हुआ और कब विज्ञान और कला का स्वर्ण युग आया। यही कालक्रम हमें भारतीय इतिहास की कहानी को एक धारा में देखने का मौका देता है। जब हमने कालक्रम समझ लिया, तो अगला बड़ा सवाल यह आता है कि हमें यह सब बातें पता कैसे चलती हैं। आखिरकार इतिहासकार हजारों साल पुरानी घटनाओं को प्रमाण के साथ कैसे बताते हैं? इसका उत्तर है इतिहास के स्रोत। इतिहास केवल कल्पना पर नहीं चलता, बल्कि यह ठोस प्रमाणों और सबूतों पर आधारित होता है। अगर प्रमाण न हो तो घटनाएं केवल लोक कथाएं या मिथक बनकर रह जाती हैं। इसलिए इतिहासकार ऐसे सभी साधनों को इकट्ठा करते हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इन स्रोतों की मदद से हम न केवल यह जानते हैं कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझते हैं कि क्यों हुआ और उसका असर समाज पर क्या पड़ा।
प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए हमारे पास तीन प्रमुख प्रकार के स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इस भाग में हम पहले दो प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, वे प्रमाण हैं जो हमें जमीन, गुफाओं या पुराने निर्माणों से खुदाई के दौरान मिलते हैं। इन स्रोतों में इमारतें, मूर्तियां, औजार, हथियार, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, समाधियां और यहाँ तक कि मानव और पशु कंकाल शामिल होते हैं। इन वस्तुओं की मदद से हम यह समझ पाते हैं कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार के औजार और तकनीक का इस्तेमाल करते थे, कौन से धातु या पत्थर उनके जीवन का हिस्सा थे और उनका व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसा था। पुरातत्वविद इन वस्तुओं का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग, जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि लगभग 4000 साल पहले यहाँ पक्की ईंटों के घर थे, चौड़ी सड़कें थीं और नालियों का ऐसा सुव्यवस्थित सिस्टम था जो आज के कई शहरों में भी नहीं है। इसी तरह अशोक के शिलालेख और स्तंभ हमें बताते हैं कि उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था और उन्होंने बौद्ध धर्म के धम्म को फैलाने के लिए क्या कदम उठाए। इन शिलालेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का इस्तेमाल हुआ, जिससे हमें प्राचीन लिपियों को पढ़ने का तरीका भी मिला। गुप्त काल के सिक्के इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय कला और धातुकला कितनी उन्नत थी और व्यापार में सिक्कों का व्यापक प्रयोग होता था। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस, वे लिखित ग्रंथ हैं जिनमें प्राचीन काल की घटनाओं, विचारों और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इनमें धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, दर्शन शास्त्र की किताबें, प्रशासनिक और राजनीतिक ग्रंथ तथा कविताएं और नाटक शामिल हैं। इनसे हमें न केवल घटनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय के लोगों की सोच, जीवन शैली, धर्म, कला और शिक्षा के बारे में भी गहरा ज्ञान मिलता है। हालांकि साहित्यिक स्रोतों का एक पहलू यह भी है कि इनमें कभी कभी अतिशयोक्ति या कल्पना का समावेश हो जाता है, इसलिए इन्हें अन्य स्रोतों के साथ मिलाकर ही पढ़ा जाता है। भारत में साहित्यिक स्रोतों का खजाना बेहद विशाल है। वेद और उपनिषद वैदिक काल की धार्मिक और सामाजिक सोच को दर्शाते हैं। वेद हमें यज्ञ, देवताओं की पूजा और समाज की संरचना के बारे में बताते हैं, जबकि उपनिषद गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें उस समय की नैतिकता, युद्ध प्रणाली और राजशाही के बारे में जानकारी देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की प्रशासनिक, आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों का विस्तृत विवरण है, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत का संगम साहित्य प्रेम, वीरता, युद्ध, व्यापार और प्रकृति के बारे में विस्तार से बताता है। अक्सर पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए वेदों में जिन पशुओं का उल्लेख है, उनके अवशेष पुरातात्विक खुदाई में भी मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों में जिन स्थानों का नाम है, वे कई बार खुदाई में मिली बस्तियों से मेल खाते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के स्रोतों को साथ पढ़ने से हमें इतिहास का एक संतुलित और सटीक चित्र मिलता है। जब भारतीय स्रोत किसी कारणवश मौन हो जाते हैं या फिर उनमें पक्षपात और अतिशयोक्ति अधिक हो जाती है, तब विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे लिए बहुत मूल्यवान साबित होते हैं। ये यात्री अपने देश से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत आए और उन्होंने यहाँ जो देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। उनकी लिखी बातें न केवल हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की भी एक निष्पक्ष झलक पेश करती हैं। विदेशी यात्री अक्सर अपने अनुभव को बिना किसी राजनीतिक दबाव के दर्ज करते थे, इसलिए उनके विवरण अपेक्षाकृत विश्वसनीय माने जाते हैं। हाँ, यह सही है कि कभी कभी उनके विचार उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होते थे, लेकिन फिर भी उनकी लिखी बातें इतिहास के अध्ययन के लिए अनमोल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेगस्थनीज की। वह यूनानी राजदूत था जिसे सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत में अपने अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। हालांकि इंडिका का मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण हमें अन्य लेखकों की पुस्तकों में मिलते हैं। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर का विवरण दिया, जो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसने शहर की दीवारों, खाइयों, प्रशासनिक ढांचे और सेना के संगठन का उल्लेख किया। उसने भारत की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया, जिससे हमें मौर्यकालीन समाज की कई बारीकियों का पता चलता है। हालांकि उसने कुछ बातें गलत भी लिखीं, जैसे कि भारत में दास प्रथा न होना, जबकि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत बताते हैं कि दास जैसे श्रमिक मौजूद थे। अब आते हैं चीनी यात्रियों पर।
फाहियान 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान भारत आया था। वह बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए चीन से भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि गुप्त काल में समाज काफी समृद्ध और सुरक्षित था, अपराध बहुत कम थे और लोग धार्मिक आस्था के प्रति गंभीर थे। उसने बौद्ध मठों और शिक्षा केंद्रों का भी उल्लेख किया। इसके लगभग 200 साल बाद वेनसांग भारत आया। वह भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत पहुंचा। वेनसांग का विवरण और भी विस्तृत है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का ऐसा वर्णन किया जो आज भी हमें उस समय की शिक्षा व्यवस्था का अद्भुत चित्र देता है। उसने यहाँ के बौद्ध ग्रंथों, बहस प्रतियोगिताओं, छात्रावासों और अध्यापकों की गुणवत्ता का विस्तार से वर्णन किया। एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम है अल्बेरूनी का। वह एक फारसी विद्वान और वैज्ञानिक था जो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने लगभग 13 साल भारत में रहकर यहाँ के समाज, धर्म, विज्ञान, गणित, भूगोल और भाषाओं का अध्ययन किया। उसका सबसे बड़ा योगदान उसकी किताब तहकीक-ए-हिंद है, जिसमें उसने भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। अल्बेरूनी ने संस्कृत सीखी और वेदों, पुराणों तथा गणितीय ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने भारत की खगोलशास्त्रीय उपलब्धियों और गणितीय ज्ञान की तारीफ की, लेकिन साथ ही सामाजिक कुरीतियों जैसे जाति व्यवस्था की कठोरता पर आलोचना भी की। हालांकि हमारे पास इतने विविध स्रोत हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में कई चुनौतियां आती हैं। पहला, कई स्रोत पक्षपाती हैं। राजा और शासक अपने गुणगान के लिए शिलालेख और प्रशस्तियां लिखवाते थे, जिनमें उनकी जीत को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता था और हार का कोई जिक्र नहीं होता था। दूसरा, कई प्राचीन ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए या अधूरे रह गए, जिससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तीसरा, भाषाओं और लिपियों की विविधता भी एक बड़ी चुनौती है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, ब्राह्मी, खरोष्ठी जैसी भाषाओं में लिखे स्रोतों को पढ़ने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। चौथा, कुछ लिपियां आज भी अपठनीय हैं, जैसे हड़प्पा की लिपि, जिसके कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता के कई पहलुओं को नहीं समझ पाए हैं। इन चुनौतियों को दूर करने में आधुनिक विज्ञान और तकनीक बहुत मदद कर रही है। कार्बन डेटिंग से वस्तुओं की सही उम्र पता चलती है, सैटेलाइट इमेजिंग से पुरानी बस्तियों और मार्गों का पता लगाया जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राचीन लिपियों को पढ़ने और भाषाओं का विश्लेषण करने में मदद मिल रही है। इन तकनीकों की मदद से इतिहासकार पुराने मिथकों को परख रहे हैं और नए तथ्यों को उजागर कर रहे हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि कालक्रम और इतिहास के स्रोत किसी भी सभ्यता के अतीत को समझने की कुंजी हैं। कालक्रम हमें घटनाओं का क्रम देता है और स्रोत उन घटनाओं के प्रमाण पेश करते हैं। जब हम पुरातात्विक वस्तुओं, साहित्यिक प्रमाणों और विदेशी यात्रियों के विवरणों को एक साथ रखते हैं, तो हमारे सामने भारत का प्राचीन इतिहास एक जीवंत तस्वीर की तरह उभर आता है। यह तस्वीर हमें बताती है कि भारत केवल युद्धों और साम्राज्यों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक यात्रा है। यही वह यात्रा है जिसने भारत को आज की स्थिति तक पहुंचाया है और जिसके अध्ययन से हम अपने भविष्य को भी दिशा दे सकते हैं।